नमस्कार मैम। आज हम आपसे कुछ ऐसे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं जिनको लेके अक्सर जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। क्या लो एएमएच में प्रेगनेंसी पॉसिबल है, मींस नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल है? और अगर लो एएमएच है तो वो कितना होना चाहिए कि वो आशा आयुर्वेदा में आए और उससे कंसीव हो जाए या प्रेगनेंसी जो उसकी है वो सक्सेसफुल हो जाए? नमस्कार। लो एएमएच एक ऐसी समस्या है जिससे आज के समय में सभी जूझ रहे हैं। ऑलमोस्ट मैं ऐसा कहना चाहूँगी 10 में से 5 कपल हमारे पास यही लेकर आते हैं कि उनका एएमएच लो है और उन्हें नेचुरली कंसीव होगा या नहीं होगा, या उन्हें डोनर एग या आईवीएफ के लिए बोल दिया गया है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि किस प्रोटोकॉल पे हम नेचुरल ट्रीटमेंट के जा सकते हैं। तो जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है, हम सबसे पहले उसका एएमएच चेक करते हैं और उसके जो एंट्रल फॉलिकल काउंट्स हैं, जो बेस फॉलिकल्स हैं, वो चेक करते हैं। और अगर वो फॉलिकल्स इस प्रोटोकॉल पर हमें लगते हैं कि पेशेंट के पास इतना सफिशिएंट फॉलिकल्स हैं कि हम उसको ट्रीटमेंट करें, उसका डिटॉक्सिफिकेशन करें, उसका बीज संस्कार पूरा करें और उसके बाद पेशेंट को कंसेप्शन के लिए लेकर जाते हैं, तो पेशेंट किसी भी सिचुएशन में मेनोपॉजल कंडीशन में नहीं जाता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो हम डेफिनेटली पेशेंट्स को लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट ऑलमोस्ट प्री मेनोपॉजल कंडीशन में जा चुका होता है या मेनोपॉजल सिचुएशन पर होता है, तो उन केसेस में हम उनको ऐसे बता देते हैं कि आपको नेचुरल कंसीव होना पॉसिबल नहीं होगा। सो बेसिकली हर बार एएमएच लो नहीं होता। जैसे कभी कभी पेशेंट 35 एज का आता है और उसका एएमएच 1.5 1.6 है, तो वो भी ऐसे ही सुनकर आता है कि उनका एएमएच कम है और कंसेप्शन नहीं हो रहा। बट एक नेचुरल फैक्ट है कि 35 में आप इससे ज़्यादा एएमएच एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। वो एक नेचुरल फिनोमिना है कि विद द एज पीरियड आपका एएमएच रिड्यूस होता है। पर क्या जेन्युइनली वो उतना कम है? नो, क्योंकि उस एज में इतना एएमएच होना नॉर्मल है। हाँ, अगर किसी को 35 में एएमएच 0.23 हो जाए देन डेफिनेटली इट्स एबनॉर्मल। बट 35 में एएमएच अगर किसी का 1+ है तो वो एबनॉर्मल कैसे हो सकता है? अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है और उसी को देखते हुए हम उस पेशेंट को ट्रीट करते हैं और उसको समझाते हैं कि ये नेचुरल के लिए कम नहीं है। अगेन मैं कहना चाहूँगी, हम उन्हें ये समझाते हैं कि नेचुरल के लिए कम नहीं है, बिकॉज जब वही पेशेंट आईवीएफ सेंटर से होकर आया होता है, आईवीएफ के लिए किसी भी साइकिल में प्रोसीड करने के लिए जो एक बेसिक फॉलिकल चाहिए होते हैं, एंट्रल फॉलिकल्स चाहिए होते हैं, वो नेचुरल के कंसेप्शन के कंपैरेटिवली बहुत डिफरेंट क्राइटेरिया रहता है। मतलब उसमें आपको सेकंड ऐसे कुछ इंजेक्शंस देके उन एग्स को स्टिमुलेट किया कर मैक्सिमम oocytes रिट्रीव करने की कोशिश की जाती है। नेचुरल ट्रीटमेंट इज नेचुरल। एक फॉलिकल भी बन रहा है तो आपको कंसेप्शन होता है। मैम, ऐसा देखा गया है काफ़ी सारे जो मरीज़ हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनका ऐसा सवाल है कि ऑलरेडी एक एग है और कई बार ये होता है कि वो जब क्लिनिक आए तो उन पेशेंट्स का कहना ये था कि मैम ने कहा था एक एग से भी पॉसिबल है कंसेप्शन और 2 एग से भी पॉसिबल है। बट कुछ पेशेंट्स का ये सवाल है कि हमारा तो 1 एग था या 2 एग था, बट वहाँ पे कंसेप्शन नहीं हुआ, हमें ट्रीटमेंट के लिए मना कर दिया गया। तो इस प्रकार का मतभेद किस वजह से है? ये मतभेद नहीं है। एएमएच वन ऑफ द फैक्टर है जिसको हम ट्रीटमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट मानते हैं, और लेकिन सिर्फ एएमएच से कंसेप्शन नहीं होता है। उसके अलावा भी जैसे आयुर्वेद होता है, मैंने हमेशा बोला है कि ऋतु, क्षेत्र, बीज, अंगों सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो जो इस तरीके के पेशेंट्स आते हैं जिनके पास 1 फॉलिकल है, 2 फॉलिकल है, उनको हम मना इस बेसिस पर नहीं करते कि उनके फॉलिकल कम है। उनके और भी पैरामीटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइक बहुत बार इतना कम एएमएच है लेकिन ट्यूब्स के अंदर हाइड्रोसल्पिंग्स है या ट्यूबल ब्लॉकेज है, या फिर उस कंडीशन में उनके पीरियड्स ही आने बंद हो गए हैं या विदाउट मेडिसिन नहीं आते, 2 महीने 3 महीने आते हैं। तो ये सब क्राइटेरियाज अलग अलग हैं। लाइक अगर हाइड्रोसल्पिंग्स है, 2-3 फॉलिकल्स हैं, तो उसको ठीक करने में भी कुछ टाइम लगेगा। तब तक वो फॉलिकल बचेंगे या नहीं बचेंगे वो भी सोचा जाता है। और उसके बाद जब हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो कुछ बचता नहीं है ट्रीट करने के लिए, क्योंकि हर साइकिल में एएमएच रिलीज होता रहता है, एग्स रिलीज होते रहते हैं और आपकी जो फर्टिलिटी है वो और डिग्रेड होती रहती है। तो जब तक उनकी एक प्राइमरी डिजीज ट्रीट होती है, पेशेंट इस सिचुएशन पे आ जाता है कि कंसेप्शन के लिए फॉलिकल्स नहीं बचते, उस मोमेंट में दे शुड नॉट फील लाइक कि दे आर बीइंग चीटेड, कि ट्रीट कर दिया और अब कंसीव हो नहीं सकता तो ट्रीटमेंट का फायदा क्या हुआ। ऐसा ही हमने बहुत बार ट्यूबल ब्लॉकेज में भी देखा है। जैसे मेरे पास अभी एक पेशेंट आए थे, शी वॉज 43 ईयर्स ओल्ड एंड हर बोथ ट्यूब्स वर ब्लॉक्ड फॉर लास्ट 9 ईयर्स। एंड जब मैंने उसका एंट्रल फॉलिकल काउंट देखा तो इट वॉज 1 इन राइट ओवरी एंड 2 इन लेफ्ट ओवरी, और ट्यूब्स भी ब्लॉकेज है और पीरियड्स भी 2-2 3-3 महीने में आते हैं। ऐसे पेशेंट को अगर मैं ट्रीटमेंट के लिए ले भी लेती हूँ तो उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ट्यूब ब्लॉकेज को ट्रीट करने में 3 महीने लगेगा, ऑलरेडी मेनोपॉजल सिचुएशन पर है और बाकी हार्मोन्स भी टोटली डिस्टर्ब हैं। तो ओवरऑल पिक्चर ऑफ द यूट्रस जो है वो मैटर करती है। उसके बाद ही फर्टिलिटी का असेसमेंट होता है।
तो जब पेशेंट हमारे पास आता है वो एक ही पॉइंट सुन के आता है, एएमएच कम है इसलिए आईवीएफ करा लो, इसलिए डोनर करा लो, बट कभी भी उनको एज अ पेशेंट कंप्लीट पिक्चर का एनालिसिस नहीं होता है। इस वजह से वो उस मिथ में रह जाते हैं कि हमें एक फॉलिकल था फिर भी इन्होंने मना कर दिया और ये हमारे साथ गलत हो रहा है। तो जब भी हम किसी को ना कहेंगे, देखिए आप मेरे पास आ रहे हो ट्रीटमेंट कराने के लिए, यू आर पेइंग मी फॉर दिस, तो मैं अगर फिर भी मना कर रही हूँ देन यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि वो मना किस बेसिस पर किया जा रहा है। ऑल्दो वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम उस टाइम पर उस पेशेंट को वो चीज़ें एक्सप्लेनेशन करते हैं, बट उसमें लॉस हमारा है। स्टिल ऑनेस्टली वी आर टेलिंग यू दैट दिस इज नॉट पॉसिबल। तो वो फैक्टर्स जो हैं वो कंसेप्शन के लिए जो फर्टिलिटी पैरामीटर्स हैं वो सिर्फ एएमएच नहीं होता, वो और भी फैक्टर्स होते हैं और ओवरऑल असेसमेंट के बाद मना किया जाता है। अदरवाइज जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ विद प्रूफ्स मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ कि मेरे 0.13 एएमएच का पेशेंट जो है वो भी नेचुरली कंसीव्ड है और उसकी 12 वीक्स प्रेगनेंसी भी निकल गई है, डबल मार्कर भी नॉर्मल है, कोई एबनॉर्मलिटी भी नहीं है। 0.23 एएमएच का हमारा लखनऊ का पेशेंट है जो ट्विन कंसीव्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग जो बातें करते हैं वो विद प्रूफ करते हैं, लेकिन हम पेशेंट तब लेते हैं लो एएमएच के लिए जब पेशेंट को वो सारे पैरामीटर्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए जाएं, वेल मैनर में प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन कर दिया जाए और हमें खुद से वो श्योरिटी हो कि ये पेशेंट जो आशा आयुर्वेद आया है ये कंसीव करके जाएगा। तो वो सब पैरामीटर्स को सोचकर ही बोला जाता है, बट कभी कभी छोटी सी वीडियो की क्लिप देखकर या चीज़ें देख के पेशेंट को ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पर कुछ और बोला जा रहा है और क्लिनिक जाकर कुछ और बोला जा रहा है। बट क्योंकि हम आयुर्वेदा के फॉलोअर्स हैं और हमें आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स पर चलना है, आयुर्वेद के सिद्धांतों पर चलना है, तो हम विलिंगली कभी किसी को चीट नहीं कर सकते। वरना यही चीज़ मैं पेशेंट को अगर 3 महीने ट्रीटमेंट करने के बाद भी बोलूँगी कि मैंने कोशिश की, आपके फॉलिकल्स नहीं बने और अब मैं ट्रीटमेंट छोड़ रही हूँ, तो शायद मैं वो भी कर सकती हूँ, बट वो हमारे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, आयुर्वेद के सिद्धांतों के खिलाफ है, इसलिए हम उस पर नहीं जाते और फर्स्ट कंसल्टेशन में ही करेक्ट प्रोग्नोसिस आपको बता देते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मुझे भी बहुत बार ऐसा फील हुआ है कि हमारे पेशेंट्स कई बार इस भ्रांति में आते हैं, तो ये भ्रांति टूटनी ही चाहिए और उसी के लिए आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं इसका एक करेक्ट आंसर आपको दे पाऊँ। मैम ऐसा बहुत बार देखा गया है, जैसे आपने बहुत बार कहा है कि 40+ में भी नेचुरली कंसीव करने के चांसेस हैं, बट कई सारे पेशेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि हम 40+ थे, हम गए थे, बट मैम ने मना कर दिया। तो कौन से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो 40+ के बाद कंसीव नहीं करते हैं या करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं? देखिए मैंने वही बोला आपको हर पेशेंट जो आशा आयुर्वेदा आएगा या उसको आयुर्वेद से हम ठीक कर लेंगे, ऐसा बहुत बार पॉसिबल नहीं होता। हमारे एक नहीं बहुत सारे पेशेंट्स हैं। अगर मैं हमारी फर्टिलिटी रेट की बात करूँ तो दिल्ली सेंटर पे लास्ट मंथ 52 पेशेंट्स नेचुरली कंसीव हुए थे और वो पेशेंट्स होते हैं हमारे पास जो बिल्कुल हर जगह से थक हार कर आते हैं। तो वी टेक इट एज वेरी प्राउड मोमेंट कि इतने सारे पेशेंट्स हैं जो एक साइकिल में हमारे यहाँ पे कंसीव कर रहे हैं। लेकिन बहुत बार हमें मना करना पड़ता है और उसमें 42 की रेंज भी अच्छी खासी है। नेक्स्ट सीरीज़ में हम यही लेकर आएंगे कि हमारे 42 वाले एक महीने में कितने लोग कंसीव किए हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं, आज भी हमारी पेशेंट आई थी और उनकी रिपोर्ट अभी हम इसके नीचे डाल सकते हैं, जो 40+ हैं, 41 एज है एंड शी कंसीव नेचुरली। और भी हमारे पेशेंट्स हैं, कुछ की वीडियोस भी हमने डाली हुई हैं जो 40+ हैं और कंसीव हैं। रोज़ हम ऐसे उसमें भी डालते हैं विद स्क्रीनशॉट की हमारा 40+ पेशेंट है, कंसीव हो, एंडोमेट्रियोसिस एंड ऑल, लेकिन बहुत बार मना करते हैं। तो उसके पीछे मैंने वही बोला कि सिर्फ एज कैन नॉट बी अ फैक्टर। मैं बहुत बार 30+ पेशेंट्स को भी मना कर देती हूँ। अगर उनका AMH 0.09 है, 0.08 है, 0.07 है या बिल्कुल यूट्राइन साइनेकिया फील्ड है, साइकेट्राइज्ड कैविटी है, नॉन ट्रीटेबल सिचुएशन हो चुकी है, पेशेंट टू पेशेंट चीज़ें वेरी कर सकती हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ऐसे माउथ टू माउथ जो भी बोला जा रहा है या किसी एक को मना किया गया तो आप वही सोचें कि आपका केस सेम है। हर केस अलग है, हर पेशेंट अलग है, हर पेशेंट के जो भी पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हैं। और जब आपको ये पता है कि हमने किसी को मना किया है तो आपका फेथ और ज़्यादा बढ़ना चाहिए कि दे आर सो ब्लंट अबाउट द ट्रीटमेंट कि नहीं होगा तो साफ बोल देते हैं। तो वो फैक्टर तो आपको और भी ज़्यादा ट्रस्ट देना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि हम चीट कर रहे हैं या हम वीडियो में कुछ और बोलते हैं और रियली कुछ और बोलते हैं। क्योंकि जिनको हम लेते हैं उनको फिर हम रिजल्ट भी देते हैं। तो हमारे पास भी तो कुछ पैरामीटर्स हैं जो फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पीरियड्स नहीं आ रहे किसी के, 41 एज का पेशेंट है, मुझे बोले कि आप मुझे कंसीव करा दो, इट्स नॉट पॉसिबल। 42 एज का पेशेंट है, हर ओवरी में अच्छे एंट्रल फॉलिकल्स दिख रहे हैं एंड शी सेज कि मुझे नेचुरली कंसीव करना है, आई वुड से मोस्ट वेलकम, यू कैन कंसीव नेचुरली। आज भी मैंने लखनऊ में एक पेशेंट को ऐसा बोला है। सो कंडीशंस मैटर करती हैं, पैरामीटर्स मैटर करते हैं, वो एज अ डॉक्टर हम जज कर सकते हैं। उतना रिस्पेक्ट और उतना विंडो आपको हमें देना होगा और उतना ट्रस्ट भी हम पर रखना होगा कि हम आपको मिसगाइड नहीं कर रहे हैं।
तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम गलत नहीं हैं, और इसी वजह से हम 42 में भी कंसेप्शन दे पाते हैं और कभी कभी 30+ पेशेंट को भी मना कर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल हैं, वो आपकी रिपोर्ट टू रिपोर्ट वेरी करती हैं। इसमें ये कहूँगी कि आप बेटर है कि आप डॉक्टर को कांटेक्ट करें, आप हमारे सेंटर पर कांटेक्ट करें, हमारे डॉक्टर से सलाह लीजिए। यकीन मानिए हमें कोई ऐसा लालच नहीं है, हम डायरेक्टली ना कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये क्वेश्चन आपके मन में आई ही इसलिए है क्योंकि हम मना कर रहे हैं, आप गुस्सा ही इसलिए कि हम मना कर रहे हैं। तो वो हमारी ऑनेस्टी है कि हम आपको बिना चीट किए फर्स्ट अटेम्प्ट में मना करने की हिम्मत रखते हैं। ना करने की हिम्मत इजीली नहीं आती है, वो तभी आती है जब आपके मन में ऑनेस्टी होती है। एंड वी कैन प्राउडली से कि आशा आयुर्वेदा टीम में वो हिम्मत है। थैंक यू सो मच मैम। आई होप कि मरीज़ों को सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और मेरा लास्ट सवाल ये है कि अगर पेशेंट्स को आपसे कंसल्ट करना है तो वो आपसे किस तरीके से जुड़ सकते हैं? अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप हमारे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या पुणे सेंटर, किसी भी सेंटर पर कनेक्ट कर सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं एटलीस्ट 45 डेज़ में एक बार सेंटर विजिट कर लूँ। और एज ए डॉक्टर इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं हर जगह पर अवेलेबल हूँ, तो इसलिए हमने टीम प्रिपेयर की है जो कि वेल ट्रेन डॉक्टर्स की टीम है, और वो प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ही उन्हें पेशेंट दिया जाता है। उसके बाद में उनकी रिपोर्ट्स को इवेल्युएट किया जाता है, और उसी इवेल्युएशन के लिए आफ्टर एवरी 45 डेज आई एम विजिटिंग ऑल द सेंटर्स। तो आपको डाउट्स रखने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे क्लिनिक के किसी भी डॉक्टर से मिलेंगे, आपको वही जेन्युइन रिव्यूज़ मिलेंगे। और अगर हमारे डॉक्टर्स को कहीं पर भी ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसे कॉम्प्लिकेशन है या उन्हें कोई डाउट्स हैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम कि मैं उन्हें गाइड कर सकूं और उनको हेल्प कर सकूं। तो आपको ट्रीटमेंट में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलता है। तो आप हमारे किसी भी सेंटर पर दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या पुणे में आप विजिट कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट में जितना जेन्युइन ओपिनियन मैं आपको दूंगी उतना ही जेन्युइन ओपिनियन वो डॉक्टर्स भी देंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू।